नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 दिसंबर सन 2024। आज स्नानदान की अमावस्या है। अमावस्या तिथि रविवार दोपहर पहले 11:52 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा यानी एकम तिथि शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट हुई जारी। जानिए कब से शुरू होंगे एग्जाम। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मिलेगा राशन, शिकायत मिली तो लाइसेंस होगा रद्द। बताएंगे पूरी अपडेट। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा, 9 दिसंबर को पानीपत में करेंगे शिरकत। महिलाओं को देंगे ये खास तोहफा। हरियाणा में आज यानी 1 दिसंबर से लागू हुए नए कलेक्टर रेट, 30% तक होगी दामों में बढ़ोतरी। प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा। हरियाणा में और ज्यादा स्वादिष्ट हुआ मिड डे मील, पौष्टिक तत्वों से भरपूर रहेगा पूरे महीने का भोजन। हरियाणा में टैक्स चोरी और नशा तस्करी करने वालों पर सरकार का एक्शन, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। साथ ही व्यक्ति की जानकारी भी रखी जाएगी गुप्त। और पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर भी विचार। ईपीएफओ 3.0 में जून 2025 से बदलाव की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अभी तक हल्की ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने अच्छी खासी ठंड पड़ने का अनुमान जताया गया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर भी राज्य में देखने को मिल रहा है। सुबह और रात को अच्छी खासी ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि धूप खिलने से कुछ राहत जरूर मिल रही है। 30 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और ठंड का स्तर भी बढ़ेगा। 2 दिसंबर तक इसी प्रकार का खुश्क मौसम रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट देखने को और अधिक मिलेगी। इसके बाद 1 व 2 दिसंबर को हवा की दिशा में परिवर्तन होने से बादलवाई देखने को मिलेंगी, जिससे कि रात्रि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रदेश के हिसार जिले में सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2025 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। सभी छात्र जो कि अगले साल 2025 के बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsech.org.in पर जाकर परीक्षा की तारीखें चेक कर सकते हैं। नोटिस के मुताबिक कक्षा 10वीं यानी कि माध्यमिक परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी और 15 मार्च 2025 को खत्म होगी, जबकि कक्षा 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी और 28 मार्च 2025 को खत्म होगी। इसी बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की रजिस्ट्रेशन डेट बिना विलंब शुल्क के 3 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 950 रुपए है, जबकि कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 1150 रुपए तय किया गया है। हरियाणा में अब डिपो से आवंटित होने वाले राशन की चोरी नहीं हो पाएगी। प्रदेश की सरकार ने इसके लिए कड़े इंतजाम कर दिए हैं। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि डिपो के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पूरा राशन मिल सके। साथ ही राशन देते समय कोई भी घोटाला न हो सके। इसके अलावा लोगों को डिपो से राशन लेने की सूचना भी दी जाएगी। इसके लिए गाँव और शहरों में मुनादी भी करवाई जाएगी। सर्दियों के मौसम में सुबह और शाम 2 बार राशन डिपो खोला जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर दिसंबर में डिपो का निरीक्षण भी करेंगे। राजेश नागर निरीक्षण के दौरान चेक करेंगे उनके आदेशों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। मंत्री राजेश नागर का कहना है कि पहले आमजन दुविधा में रहते थे कि डिपो खुलेगा या नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरे 30 दिन यानी पूरे महीने डिपो खोला जाएगा। मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर किसी राशन डिपो से शिकायत मिलती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पीएम मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री पानीपत के सेक्टर 13-17 में आएंगे। यहां से पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पानीपत से बीएम सखी योजना की शुरुआत करने वाले हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य देश की महिलाओं को स्वरोजगार देना है। इसके तहत महिलाएं अपने गाँव या फिर अपने गृह स्थान पर रहकर भी काम कर सकेंगी। प्रधानमंत्री के होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सीएम सैनी खुद नजर रख रहे हैं और अधिकारियों से तैयारियों से जुड़ा अपडेट ले रहे हैं। वहीं अभी से ही पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी लगातार की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी पूरा हो चुका है और लगातार कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार अब प्रदूषण से पूरी तरह छुटकारा पाने की तैयारी कर रही है। पराली के धुएं से होने वाले 5% प्रदूषण को भी सरकार द्वारा काफी हद तक कंट्रोल में किया जा चुका है। फिर भी अब प्रदूषण फैलाने वाले अन्य कारकों पर भी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। इसी क्रम में गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। जो इलाके एनसीआर क्षेत्र में आते हैं वहीं अच्छी क्वालिटी के जनरेटर लगाने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं जिन सड़कों पर ज्यादा धूल उड़ती है उनका नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इस विषय में चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों की एक बैठक हुई
हुई है, जिसमें प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है। बैठक में चर्चा की गई कि रोटी बनाने वाले लोगों को सिलेंडर का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक किया जाएगा और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुसंधान करने के प्रोजेक्ट भी सौंपे जाएंगे। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार द्वारा 2030 तक प्रदेश को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 3,647 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी 1,066 करोड़ रुपए का योगदान देगी। इस राशि का प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के उपाय, सतत शहरी विकास और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। आगामी 6 वर्षों के दौरान हरियाणा क्लीन एरो प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अगर हरियाणा में आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल 1 दिसंबर यानी आज रविवार से पूरे प्रदेश भर में नया कलेक्टरेट लागू हो गया है। गुरुग्राम जिले में भी 30% तक दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस विषय में डीसी अजय कुमार ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी उपमंडल अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लागू किए गए ये रेट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे। डीसी ने बताया कि 1 दिसंबर से आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक जमीन के कलेक्टर में 10 से 20% तक बढ़ोतरी की गई है। जिन स्थानों पर मार्केट वैल्यू का भाव ज्यादा था, वहां के कलेक्टर रेट में 30% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि अलग अलग जगहों पर वहां के हालातों के अनुसार ही वैल्यू कमेटी द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती हैं। 1 दिसंबर से गुरुग्राम में लागू हो रहे नए रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट से देखे जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही धुंध की आशंका ने रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। धुंध के चलते हरियाणा के जींद दिल्ली रूट पर संचालित होने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें फरवरी महीने तक रद्द कर दी गई हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने से रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि ट्रेन नंबर 04424 और 04988 जींद दिल्ली स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर से अगले साल 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 04987 दिल्ली जींद पैसेंजर ट्रेन 2 दिसंबर से अगले साल 1 मार्च तक रद्द रहेगी। तो वहीं ट्रेन नंबर 04431 दिल्ली जाखल पैसेंजर ट्रेन 1 दिसंबर से अगले साल 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के बंद होने से जींद से दिल्ली रूट पर आवाजाही करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि रोजाना हजारों लोग काम के लिए दिल्ली की तरफ सफर करते हैं। वहीं युवा पढ़ाई के लिए रोहतक व दिल्ली जाते हैं। ऐसे में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जींद रेलवे स्टेशन अधीक्षक जीएस कुंडू ने कहा कि धुंध की वजह से दिल्ली जींद रूट पर चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। रेलवे अधिकारियों की ओर से जो भी आदेश जारी किए जाएंगे, उसी के आधार पर ट्रेनें संचालित की जाएंगी। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झज्जर जिले के 17 गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयुष्मान भारत योजना के तहत सब हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। इनके निर्माण पर 6.80 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने वाली है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सब हेल्थ सेंटरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग नई बिल्डिंगों का निर्माण करवाएगा। सब हेल्थ सेंटर पंचायतों की ओर से बनाकर दी गई जगहों पर चलाए जा रहे हैं। उनकी इमारतें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, जिससे कि हर पल अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इन्हीं सबको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ सेंटरों का निर्माण करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 17 गांवों में आयुष्मान भारत सब हेल्थ सेंटरों की ये नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिलाना, लाडपुर, सांखोल, कुतानी, लोहारी, रेवाड़ी खेड़ा, खेड़ी सुल्तान, सुरखपुर, टपा हवेटी, छड़वाना, झामरी, भूरावास, भिंडावास, जैतपुर, बाबेपुर, साफीपुर और लडायन गाँव में ये सब हेल्थ सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है, जिनका निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इन बच्चों को अब मिड डे मील में पहले के मुकाबले और ज्यादा अधिक पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की दरों में बढ़ोतरी कर दी है और 4 सप्ताह के आहार चार्ट को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू होने जा रही है। इसके तहत बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी से प्राथमिक कक्षा 5 तक 74 पैसे प्रति छात्र और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ₹1.12 प्रति छात्र की बढ़ोतरी की गई है। बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षा में सामग्री दर ₹6.19 और अपर प्राइमरी कक्षाओं की सामग्री दर ₹9.29 निर्धारित की गई है। दरों में बढ़ोतरी के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील के मेनू में बदलाव कर दिया गया है। हरियाणा के सरकारी ऑफिस और कर्मचारियों के घर में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं। पहले चरण में सरकारी कर्मचारियों और दूसरे चरण में आम लोगों के घरों में ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में जानकारी दी है। अब हरियाणा में बिजली बिल भरने के तरीके में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। हरियाणा के सरकारी ऑफिस और कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि पहले चरण में इसे सभी सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में लगाया जाएगा। इसके बाद आम लोग सरकार की इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर
मनोहर खट्टर ने कहा कि LNT का घाटा कम किया जा सकता है, इससे बिजली विभाग को सीधा लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रीपेड मीटरों का उपयोग करना चाहने वाले राज्यों को विशेष सब्सिडी भी दी जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपके घरों में बिजली के लंबे लंबे बिल नहीं आएंगे, आपको इसका रिचार्ज करवाना होगा। हरियाणा में टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देने पर अब सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति या फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्तियों का नाम व उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक पोर्टल विकसित किया जाए जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी की सूचना दे सके। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी सरकार की ओर से पुरस्कृत यानी इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी। नकली शराब बनाने और इसकी तस्करी में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश देते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने सहित कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि गांव में शराब के ठेकों को घर, स्कूलों व धार्मिक स्थानों से उचित दूरी पर स्थापित किए जाएं और ठेके स्थापित न करने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पास किया होना भी अनिवार्य होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान तमिलनाडु से गुजर रहा है। बीती शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर तूफान का लैंडफॉल हुआ। IMD के अनुसार तूफान रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तटों को पार कर गया है। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटे में तूफान कमजोर पड़ जाएगा। तूफान के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। तूफान का असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दिखाई दिया। चेन्नई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। शहर में कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें भी तय समय से लेट चल रही हैं। तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में पड़ रहा है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन अलॉटमेंट की प्रक्रिया सुधार और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 को इंट्रोड्यूस किया गया है। QR कोड वाला पैन 2.0 बिना किसी चार्ज के यूजर्स की ईमेल ID पर डिलीवर हो जाएगा। मौजूदा पैन कार्ड की बात की जाए तो पैन 2.0 आने के बाद भी बिना QR कोड वाले पैन कार्ड पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। अगर आप भी पैन 2.0 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और ईमेल रिसीव करना चाहते हैं तो पैन 2.0 के लिए अप्लाई करने के पहले आपको यह कंफर्म कर लेना है कि आपका पैन कार्ड को NSDL या UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड ने जारी किया है। यह जानकारी आपका पैन कार्ड के बैक साइड पर दी गई है। इसके बाद आप इसे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार बता दें कि EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब ATM से सीधे PF फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से सुविधा मिलनी शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वहीं EPF में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटर्निंग भत्ते का 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% EPF में आता है। वर्तमान में लागू 8.33% के अंशदान को भी कर्मचारी बढ़ा सकेंगे। PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 महीने के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है, जिससे कि वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने के बाद निकाला जा सकता है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 22 नवंबर को सोना 77,787 रुपए पर था, जो कि अब 76,740 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,047 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 90,850 रुपए पर थी, जो कि अब 89,383 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,467 रुपए कम हुई है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,650 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 78,150 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।